हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राम मिश्रा है ना। वेलकम इन हिजला साइंस। आज तारीख है 16 जनवरी 2026। आज के द हिंदू डिस्कशन को हम करते, पर आज द हिंदू आया नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पीआईबी से ली हुई है, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली न्यूज़ है बायो इकोनॉमी के रिगार्डिंग। बायो इकोनॉमी क्या होती है? वो सारी मनी जनरेशन करना, वो सारा पैसा जनरेशन करना जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखो इकोनॉमी माने क्या होता है, पहले वो देख लो इकोनॉमी माने क्या होता है। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस एरिया की इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रहा हो। ठीक है, पहला क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रहा हो। दूसरा ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आप जनरेट कर रहे हो उसे आप सेल्फ कंज्यूम ना करो, सेल्फ कंज्यूम ना करो। वो सारी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। पहला तो ये है कि गुड्स एंड सर्विस जनरेट करो। दूसरा ये है कि जो भी जनरेट करो उसे सेल्फ कंज्यूम ना करो। तीसरा ये है कि उसको आप मार्केट में जाके सेल करो, सेल्फ कंज्यूम ना करके मार्केट में जाके सेल करो। जब ये तीनों चीज़ें होती है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, मम्मी ने घर में खाना बनाया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करी उन्होंने, कुछ ना कुछ सेवाएं और वस्तुओं और सेवाएं अवेलेबल कराई घर पे लोगों को, पर वो घर वालों ने ही खा लिया, सेल्फ कंज्यूम हो गया, उसे मार्केट में जाके सेल नहीं करा। तो मम्मी ने जो काम किया उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर कोई होटल में काम करता है, लड़कियां अगर वुमेन अगर होटल में काम करी, लड़के अगर होटल में काम कर रहे हैं, वो जब खाना बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस जनरेट कर रहे हैं, वो सेल्फ कंज्यूम ना करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसे एक प्राइस देकर सेल कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस एरिया की इकोनॉमी कहते हैं। मतलब जैसे एक इंडिया है, इंडिया में कोई एक इंसान है रतन टाटा नाम का, या फिर अदानी साहब का या अंबानी साहब का, उसने कुछ गुड्स एंड सर्विस जनरेट करी और वो मार्केट में सेल कर रहा है। तो सपोज गुड्स एंड सर्विस जनरेट करी उसने 100 रुपये की, तो इस देश की, इस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी हो गई 100 रुपये की। ठीक है, ये होता है इकोनॉमी माने। ठीक है, चाइना है, चाइना की जो लैंड बाउंड्री है, मतलब जो चाइना की बाउंड्री है, उसके अंदर जितने रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है वो चाइना की इकोनॉमी होगी। यूएस के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जितने भी रुपए की वैल्यू जनरेट हो रही है वहाँ पे, वो यूएस की इकोनॉमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। समझ में आ गया? वो बायो इकोनॉमी रिगार्डिंग बात है। इसमें डेटा में ये दिया है हमारी बायो इकोनॉमी 16 टाइम्स बढ़ गई है। 16 टाइम्स बढ़ गई मतलब कैसे? 2014 में 10 बिलियन की बायो इकोनॉमी थी हमारी, 2024 में 166 बिलियन की इकोनॉमी हो गई है, और हमारा गोल 2026 में 200 बिलियन करने का है। तो इस तरीके से हमारी बायो इकोनॉमी बढ़ी है। बायो इकोनॉमी मतलब हमारा देश है, हमारे देश के अंदर बायोटेक से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही होगी। ठीक है, बायोटेक, बायो मतलब नेचर, जो नेचुरल चीज़ है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, बायोटेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ जनरेट कर रही होगी। 2014 में वो कितना जनरेट कर रही थी? वो 10 बिलियन जनरेट कर रही थी। अभी कितना जनरेट कर रही है? वो 166 बिलियन जनरेट कर रही है। तो मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस बायोटेक की वजह से, उस एक्टिविटी की वजह से वो इंक्रीज हो रही है। हमारे यहाँ स्टार्टअप देखो, पहले 50 स्टार्टअप थे, अभी 10,000 से ऊपर स्टार्टअप हो गए हैं, और ये 11,000 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 2026 तक। हमारा अल्टीमेट गोल है 300 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, 300 बिलियन की बायो इकोनॉमी। 300 बिलियन से मुझे हमेशा एक डेटा याद आ जाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है, वो अराउंड 350 बिलियन है, और हमारा गोल ये है कि हम सिर्फ बायो इकोनॉमी ही हम 300 बिलियन बनाना चाहते हैं 2030 तक। तो बड़ा टारगेट है हमारा, और अभी भी हमारा 166% मतलब हाफ ऑफ इंडिया की, हाफ ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारा सिर्फ बायोटेक कर रही है। ठीक है, अराउंड 4.25% ऑफ जीडीपी कौन जनरेट कर रहा है? बायोटेक कर रही है। ठीक है, बायो इकोनॉमी से आ रहा है। सेक्टर ब्रेकडाउन, सेक्टर को, जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज काम करती हैं।
पहला है बायो इंडस्ट्री। बायो इंडस्ट्री में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है हमारा वो आता है। ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 47% ऑफ जो बायो इकोनॉमी जो हम बात कर रहे हैं वो ये जनरेट कर रहा है, बायो इथेनॉल, बायो इंडस्ट्री वाला, ठीक है। अच्छा, बायो ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमारा गोल ये था कि 20% हम ब्लेंडिंग करेंगे, बायो इथेनॉल जनरेट करेंगे 2030 तक, पर हमने 5 साल पहले ही 2025 तक ही जनरेट कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ये प्रोग्राम से, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अब फार्मर्स उगाएंगे क्रॉप और उससे हम वो क्रॉप लेंगे और उससे हम इथेनॉल में चेंज करेंगे तो फार्मर्स को पैसे देंगे, तो फार्मर की इनकम बढ़ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पेट्रोल, मतलब आप इथेनॉल इंडिया में ही बना रहे हो तो आप पेट्रोल कम इंपोर्ट करोगे। जब पेट्रोल कम इंपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज कम देना पड़ेगा, आपका डॉलर बच जाएगा, आपकी मनी की वैल्यू बढ़ी रहेगी। वैसे ही इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये वाली बात है, ठीक है। ये हो गया बायो इंडस्ट्री। उसके बाद एक चीज़ और है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग के अलावा, इसमें अंदर ये बायो E3 पॉलिसी जो हमने 2024 में 2024 में लॉन्च करी है, बायो E3 मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी है। इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रीज अभी तक केमिकल से चल रही थी वो अब किससे बनेगी, नेचुरल चीज़ों से, मतलब बायो चीज़ों से बनेगी। लिविंग फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी अब, जिससे एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कम होगा। आए दिन आप देखते होंगे ना कि यमुना का रिवर, यमुना ख़राब हो रही है क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना केमिकल रिलीज़ कर रही है। अब बायो इंडस्ट्री आएंगी तो वो रिलीज़, केमिकल जो रिलीज़ होगा वो कम होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बायोलॉजी और AI दोनों मिलके काम करेंगे, जिससे क्या होगा, बायो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा और बूस्टअप हो जाएगा। AI एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। ठीक, अगली चीज़ है पहला हम देख लिया बायो इंडस्ट्री 47% शेयर था बायो इकोनॉमी में। दूसरा है बायो फार्मा। बायो फार्मा, इंडिया बायो फार्मा में बहुत ज़्यादा आगे हैं। कितना ज़्यादा आगे हैं, फार्मा ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इंडिया को। WHO टोटल जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट है WHO की, उसकी 65% फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ये देखो डेटा लिखा हुआ है और ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। ये आपके मेंस में, आप जो हर साल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हर साल एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ये बेसिक डेटाज आपको क्या करेंगे, बहुत हेल्प करते हैं नंबर गेन करने में। फिर अगला है बायो रिसर्च एंड IT। देखो बायो रिसर्च IT 9% रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे हम AI से रिलेटेड जो बायो रिसर्च है वो कर रहे हैं हम। फिर अगला है बायो एग्री। बायो एग्रीकल्चर में आपने GM क्रॉप का नाम सुना होगा। GM क्रॉप इंडिया में इतना तो उसे मतलब इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे GM क्रॉप को इंडिया में। फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। US जैसी कंट्री, वहाँ पे ज़्यादा GM क्रॉप चल रहा है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में GM क्रॉप मतलब वो लोग, US वाले GM क्रॉप का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करके बहुत सारा उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, पर हम नहीं उगा पा रहे क्योंकि हम GM क्रॉप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि हम भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम इंप्रूव कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ। तो हमारे पास बायोटेक है। बायोटेक की हेल्प से हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप उगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चिकपी का एग्जांपल दिया है, क्रॉप रेजिस्टेंट, हाई यील्ड राइस का एग्जांपल दिया है। तो जरूरी नहीं है कि एकदम GM क्रॉप पे ही जाना पड़े, जेनेटिकली मॉडिफाई उसका जीन में ही चेंज करना पड़े। एक ऊपर से बायोटेक्नोलॉजी में एक पर्टिकुलर उसमें थोड़ा चेंज करके भी काम चल सकता है, ठीक है। बायोटेक किसान, देखो बस्तर बायोटेक किसान एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि किसान और साइंटिस्ट को आपस में मतलब कम्युनिकेट करने का मौका दिया जाता है। जिससे क्या हो रहा है, बस्तर और झारखंड जैसे जगह हैं जो बहुत पिछड़ी जगह हैं, वहाँ पे फार्मर्स की जो इनकम है वो 40 to 100% बढ़ गई है, ठीक है। ये होगी बायोटेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग। एक और है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से इंडिया पहले भी न्यूज़ में रहा है। देखो अब हमने कोविड देखा है और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसे भी जो ऐसी वायरस आ जाए जो परेशान कर सकते हैं ह्यूमन बींग को। तो इससे ऐसी पैंडमिक फ्यूचर में ना आए, और अगर आए भी तो हमारे पास वैक्सीन तैयार रहे। इसके लिए हमें कुछ लैब बनानी पड़ेगी। तो लैब हमने बनाया है, पुणे में एक लैब बनाई है और एक गुजरात में 2026 में एक नई लैब बनाई है, गुजरात, न्यू गुजरात फैसिलिटी। स्टेट ऑफ आर्ट
L4 बायोसेफ्टी लेवल 4 फैसिलिटी रिगार्डिंग एक लैब बनाई हुई है, ठीक है। तो इन सारे डेटास को, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा प्लीज़। बायोटेक्नोलॉजी, बायोथेनॉल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। इवन डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही। अब बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग आपके हमारे देश के एक मिनिस्टर बहुत न्यूज़ है E20, मतलब जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो उन्हीं को ही काउंटर करने के लिए जो राइटर है उन्होंने ये तो नहीं लिखा डायरेक्ट कि हम काउंटर कर रहे हैं उन्हें या फिर उनके अगेंस्ट पॉइंट दे रहे हैं, पर यकीन मानिए उनके ही अगेंस्ट पॉइंट है। और ये जो बायोइथेनॉल प्रोग्राम है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसको बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने विथ डेटा प्रूफ करा है। आप इसको देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। आप इसको देखो, इस एडिटोरियल में राइटर ने ये कहा है कि आप जितना पैसा बायोफ्यूल में लगा रहे हो, जितनी मेहनत आप बायोफ्यूल में लगा रहे हो, उसका 1/4 भी अगर आप ये सोलर पैनल में लगा दोगे तो आप पूरे देश में जितने व्हीकल है वो सारे व्हीकल ईवी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। ना किसी पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी डीजल की जरूरत पड़ेगी। 1/4। आप समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा बोला उन्होंने। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायोफ्यूल का उन्होंने बोला है कि जितनी मेहनत आप बायोफ्यूल करने में लगाने में कर रहे हो, जितना बड़े एरिया में आप बायोफ्यूल का कल्टीवेशन कर रहे हो, उसका 1/4 एरिया में भी अगर आप सोलर पैनल लगा दोगे तो भी अब काम हो जाएगा। देखो अब उन्होंने क्या लिखा है बताता हूँ मैं आपको। पूरे वर्ल्ड में 32 मिलियन हेक्टेयर, पूरा वर्ल्ड की बात चल रही है, इंडिया की बात नहीं चल रही है। 32 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड में बायोफ्यूल ग्रो हो रहा है, उन्होंने ये बोला है। और 32 मिलियन हेक्टेयर अराउंड जर्मनी और पोलैंड के बराबर होता है। उन्होंने बोला है कि इससे इतना आप बायोफ्यूल जनरेट कर रहे हो इतने बड़े एरिया में, और वो सिर्फ 4% ऑफ वर्ल्ड की एनर्जी ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकता है। 4% ऑफ, सिर्फ जो इतना बड़े एरिया में जो आप बायोफ्यूल उगा रहे हो, सिर्फ 4% व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको ही केटर कर पा रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपका मेन गोल ये है ना बायोफ्यूल में, सन से जो एनर्जी आ रही है वो प्लांट कैप्चर कर रहा है, उस प्लांट ने जो कैप्चर करा है उससे आप क्या बना रहे हो? फ्यूल बना रहे हो, फिर ईवी में जाएगा वो, ये आप करना चाह रहे हो। पर ये सस्टेनेबल नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि प्लांट कितना भी जोर लगा ले 1% तक ही ले पाएंगे वो, मतलब जो एनर्जी ले रहे हैं वो सन से, वो 1% या 1% के अराउंड ही ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो टोटल एनर्जी 1000 इतना ही ले पाएंगे, ठीक है। अब अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो सोलर पैनल की जो कन्वर्टिंग रेट है, मतलब सूरज से और एनर्जी जो कन्वर्टिंग रेट है वो 15 से 25% है, और 32,000 वाट आवर ये आप इतना जनरेट कर सकते हो आप एनर्जी, ठीक है। और इतना, ये कितना होता है बताता हूं मैं आपको। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको जो पूरे वर्ल्ड की अगर कार चलाना है तो आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, 7000 वाट आवर। पर अगर आपको, और सोलर एनर्जी आप कितना जनरेट कर रही है? 32,000। तो मतलब अगर आप 1/4 क्वार्टर भी अगर आप यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझिएगा। और ये एक डायरेक्ट जो राइटर है उन्होंने बहुत क्लियर पॉइंट से बताया कि बायोफ्यूल ठीक है, अच्छा है, पर उससे अच्छा है सोलर पैनल। अगर हम उसमें काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो ये एक और एग्जांपल है, हमने कुछ दिनों पहले एक एडिटर पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अभी अपने रिसोर्स का यूज़ नहीं करोगे तो आप आगे अपना टेक्नोलॉजी बना पाओगे। जैसे चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल, जब ये राजस्थान का माइनिंग के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी तो राजस्थान वालों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था। कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करा था वहाँ पे। तो हुआ क्या था कि ये न्यूज़ आ रही थी कि माइनिंग अगर आप नहीं करोगे तो कोई और माइनिंग करेगा, कोई और आपके रिसोर्स को यूज़ करेगा। चाइना ने अगर अपने रिसोर्स को अच्छे से पहले यूज़ करा तो आज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब या फिर बोलो ये सोलर पैनल बना पा रहे हैं। हम सोलर पैनल बना नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, ठीक है। ये सारी परेशानियाँ। ये यहाँ पे डेटा कहाँ से लिया है, किस रिसर्चर ने डेटा लिया है, वो दिया हुआ है, आप इसको कोड कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नीति आयोग की अगली न्यूज़ में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है। अब ये 4th एडिशन है, 2024 में रिलीज है 4th एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट और यूटी को बोलते हैं कि भाई मतलब वो कितने सस्टेनेबल हैं, कितने अच्छे हैं एक्सपोर्ट करने में, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, उसको उसको रैंक वाइज करा जाता है। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि टारगेट वन है कि हमारा 2030 तक 1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है, एक टारगेट ये है। और दूसरा टारगेट ये है कि 2047 तक मतलब 2047 तक विकसित भारत करना है। इन दोनों टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम ये काम करते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स करते हैं और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स बनता कैसे है? ये इंडेक्स ये देख के नहीं बनता कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस देख के इंडेक्स नहीं बनता। ये इंडेक्स बनता है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, सुना था आपने? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है थोड़ा, ये लगता है। पहला है बिजनेस इकोसिस्टम को देख के। बिजनेस इकोसिस्टम मतलब 40% वेटेज दिया है बिजनेस इकोसिस्टम को, मतलब आपका स्टेट जो है वो कितना अच्छा इकोसिस्टम अवेलेबल कराता है बिजनेस को डेवलप करने में। ठीक है, कितना ज़्यादा वो एमएसएमई को सपोर्ट करता है। दूसरा है पॉलिसी गवर्नमेंट, आपकी पॉलिसी और गवर्नेंस कैसी है, 20% रोल है इसका रैंकिंग में। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगेन 20% रोल है। फिर चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। इन चारों को देख के आपका ये इंडेक्स बनता है। ठीक है, इस इंडेक्स में जो बड़ा स्टेट्स में जिसका नाम आता है वो है पहला महाराष्ट्र, और छोटे में स्टेट जिसका नाम आता है वो है उत्तराखंड। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का नाम याद रखना, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है। और हमारा टोटल मर्चेंडाइज में कितना एक्सपोर्ट, अलग अलग सेक्टर का अगर हम देखें एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 19 से लेकर 2019 से लेकर 2024 तक 33% ग्रोथ हुई है, 33%। और सिर्फ अगर फूड का देखा तो 38% हुई है। ठीक है, अभी 2023 से 24 में 1% डिक्रीज हुआ है, पर 19 से 24 में 38% ग्रोथ हुई है। मतलब हमारा पोटेंशियल था। अभी रिसेंटली यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर में योगी आदित्यनाथ जी ने एक काउंटर स्टेटमेंट दी थी अपोजिशन पार्टी के रिगार्डिंग। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उन्होंने जो बात बोली थी वो इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैक रबर होती है, कल्टीवेशन होता है, ब्लैक राइस, वो कल्टीवेशन होता है यूपी में। अब उन्होंने ये बोला कि सर ये ब्लैक राइस कल्टीवेशन आपके ज़माने में होता था, हमारे ज़माने में होता है, पर हमने क्या करा है, इसको फेमस करा है, इसकी अच्छी पैकेजिंग करी है, इसको सपोर्ट करा है एक्सपोर्ट करने में। तो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, पर अगर हम उसको प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया को मालूम कैसे चलेगा। वही चीज़ ये हो रहा है, वही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर का दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का 20% है 19 से 24 में, अभी 2% और इंक्रीज़ हुआ धीरे धीरे। केमिकल्स का 26% है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी अलग अलग सेक्टर का देख लीजिएगा। ऑटोमोबाइल्स का बढ़ रहा है, 17% है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी 41% है। हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्चर के बारे में न्यूज़ है। वल्चर ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग न्यूज़ में आता है, और यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, अब वल्चर के रिगार्डिंग न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट से ये बोला है कि हम वल्चर के लिए एक सेफ जोन क्रिएट कर रहे हैं, वल्चर सेफ जोन क्रिएट कर रहे हैं। अब वल्चर सेफ जोन क्रिएट करना मतलब क्या होता है? क्या एक पार्क बना देना वल्चर का? नहीं, वल्चर तो एक बर्ड है, वो एक लंबे डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करती है। तो उसके लिए सेफ जोन क्रिएट करना मतलब क्या होता है? देखो, वल्चर की परेशानी है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक ऐसी दवाई है जो जानवरों को दी जाती है पेन किलर के लिए, मतलब पेन किलर एज अ पेन किलर दी जाती है जानवरों को। अब 100 किलोमीटर का ये सेफ जोन क्रिएट करना मतलब 100 किलोमीटर का सेफ जोन क्रिएट कर रहे हैं। अब 100 किलोमीटर का सेफ जोन क्रिएट करना मतलब ये है कि 100 किलोमीटर तक कोई भी एनिमल, कोई भी ऐसा डाइक्लोफेनेक का यूज़ ना हो। वो सारी चीज़ें जो इस वल्चर को परेशान करें उसका यूज़ ना हो। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे सर ये वल्चर को बचाना इंपॉर्टेंट क्यों है? वल्चर को बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वल्चर क्या करते हैं, लार्जेस्ट प्रीडेटर हैं, मतलब पीक प्रीडेटर हैं एक टाइप के। तो ये क्या करते हैं, जो डेड होती है उसको खा लेते हैं। तो एक टाइप का क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं ये? क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं इकोसिस्टम में। ये नेचुरल क्लीनर हैं। ठीक है, जो एनिमल डेड हो जाते हैं उनको खा लेते हैं, साफ कर देते हैं। ये वल्चर वाला काम करते हैं। ठीक है,
तो ये डाइक्लोफेनेक से प्रॉब्लम थी, तो एक सेफ जोन क्रिएट करना, मतलब एक 100 किलोमीटर का नो डाइक्लोफेनेक एरिया, मतलब वहाँ पर जो भी जानवर होंगे उस एरिया में वहाँ पे कोई भी डाइक्लोफेनेक यूज़ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़ तमिलनाडु में क्यों आई है? क्योंकि तमिलनाडु में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, हल्का एरिया तमिलनाडु में भी आता है, वहाँ पे एक मोयर रिवर वैली है, वो एक मतलब कैपिटल है, वो वल्चर कैपिटल है और साउथ एशिया का, इसीलिए ये न्यूज़ इस जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे वल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु में मोयर वैली। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, डाइक्लोफेनेक। अब डाइक्लोफेनेक नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? एनिमल। अगर एनिमल को अगर पेन होगा, पेन किलर देना पड़ेगा, तो डाइक्लोफेनेक नहीं देंगे तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है मैलॉक्सिकन, मैलॉक्सिकेम। ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट पेन किलर है ये। अच्छा, ये बायो मैग्निफिकेशन का रोल नहीं प्ले करता। अच्छा, इसमें एक बात तो समझानी पड़ेगी मुझे, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो, डाइक्लोफेनेक एक केमिकल है जो एनिमल को दिया, सपोज बफेलो को दे दिया ये डाइक्लोफेनेक। अब बफेलो को ये डाइक्लोफेनेक दे दिया तो उसकी बॉडी में चला गया डाइक्लोफेनेक। अब बफेलो की बॉडी में डाइक्लोफेनेक से उसे पेन ने फील नहीं होगा, पर उनकी बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनेक कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। अब सपोज बफेलो मर गई है, डाई हो गई है, तो उसको कौन खा लेगा? वल्चर खा लेगा। अब वल्चर ने जब उसे खाया तो बफेलो की बॉडी तो 300 किलो की है, 300 किलो की, पर वल्चर की बॉडी कितने किलो की होगी? वल्चर की बॉडी 40 किलो की, 40 किलो की भी नहीं होगी, 30 किलो की होगी। अब 300 किलो के बफेलो के लिए हमने सपोज 100 mg का आपने इंजेक्शन लगा दिया, 100 mg का इंजेक्शन, ये बफेलो झेल गई, पर 100 mg का डाइक्लोफेनेक ये वल्चर तो नहीं झेल पाएगा ना, क्योंकि ये इसकी बॉडी में ये स्टोर हो जाता है। बफेलो की बॉडी में डाइक्लोफेनेक स्टोर हो जाता है। जब ये वल्चर इस बॉडी को खाएगा तो ये डाइक्लोफेनेक वल्चर की बॉडी में चला जाएगा, पर ये वल्चर ये 100 mg का डाइक्लोफेनेक झेल नहीं पाएगा, इसीलिए ये मर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसलिए अल्टरनेटिव क्या बोल रहे हैं? मैलॉक्सिकम। ये इसका वल्चर का रेट 2003 में 40,000 वल्चर थे, अब 2015 में 18,000 वल्चर बचे हैं सिर्फ, 53% ड्रॉप हो गया। ये 2015 का डेटा है। और ठीक है, अभी तक तो कितना ज़्यादा हो गया, कम हो गया होगा। ठीक है, अब इंडिया में जो वल्चर मिलते हैं उनकी फ़ोटो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आती है न्यूज़ में। ये अलग अलग, ये क्रिटिकली, आपको सारे नाम याद नहीं रखने हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर है उनके नाम याद रखने हैं, जैसे वाइट रम्पेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड हेडेड वल्चर, ये 4 नाम याद कर लीजिए आप। एक और इंडेंजर्ड वल्चर है इजिप्शियन वल्चर। ये सारी वल्चर्स इंडिया में मिलती है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने रिसर्च करके इन सारे वल्चर्स का नाम पता करा है। ठीक है, मतलब एक डेटा तैयार करा है, तो मैंने यहाँ पे लेकर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब आपको अगर देखना है स्पेशली वल्चर के बारे में क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनके, तो यहाँ पे एक लिस्ट भी दी हुई मैंने इंडियन वल्चर्स में। पहला नाम है इंडियन वल्चर, वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये याद रखिएगा। मीडियम साइज, पेल बॉडी, डार्क विंग्स, नेस्ट ऑन द क्लिफ एंड टॉल ट्रीज, ये है इंडियन वल्चर। उसके बाद है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। फिर है वाइट रैम्पेड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। रेड हेडेड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक एक इनको याद करने का तरीका ये है कि एक एक करके इनका नाम सर्च करो आप गूगल में, और और लोकेशन भी देखो कि कैसे हैं। जब आप नाम सर्च करोगे तो आपको फोटो भी दिखेगी और इमेज, लोकेशन भी मालूम चल जाएगी। वैसे तो ये सारे इंडिया में हैं, पर इंडिया के अलग अलग एरिया में मिलते हैं ये, तो आप उस तरीके से आप मेमोराइज कर पाओगे। आपको सिर्फ ये डेटा देख के याद नहीं हो पाएंगे, आपको थोड़ा इस पर रिसर्च करोगे ना तो ईजिली जो मेमोरी, आँख से, नाक से, सुन के, सब जगह सुनोगे, जितने सेंसेस यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगली न्यूज़ है क्रोकोडाइल से रिलेटेड। क्रोकोडाइल के नंबर बढ़ गए हैं भाई साहब, दिवाली मनाओ, खुशी मनाओ, क्रोकोडाइल के नंबर बढ़ गए हैं। कहाँ बढ़ गए हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वहाँ पे मगर क्रोकोडाइल के नंबर बढ़ गए हैं। देखो, क्रोकोडाइल अलग होता है, वो एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक मगरमच्छ होता है, और एक वो होता है जिसके नाक में एक मटका सा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम,
बता दूंगा आगे, अपन पढ़ लेंगे क्रोकोडाइल के बारे में कभी। आज मैं आज जो इसका मेरा फोकस है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क में मेरा ज़रा फोकस है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा फोकस करके लाया हूँ मैं। अगली बार जब क्रोकोडाइल की न्यूज़ आएगी तो मैं वो क्रोकोडाइल भी ले आऊँगा, सारे अच्छे समझ के। ठीक है, चलिए क्रोकोडाइल सक्सेस स्टोरी। क्रोकोडाइल के नंबर बढ़ गए हैं, 81 थे 2025 में, अभी कितने हो गए, 84 हो गए हैं, कुछ गिर गया है। कहाँ पड़े हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में पड़े हैं। और रिवर कौन सी है, डियो रिवर। देखो बहुत सारी रिवर है उड़ीसा में, पर जिस रिवर के बारे में बात हो रही है वो कौन सी रिवर है, डियो रिवर है। यहाँ पे एक सेंटर काम कर रहा है, एक ब्रीडिंग सेंटर काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार क्रोकोडाइल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब सिमलीपाल के बारे में बात कर लेते हैं। सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसके अलावा ये नेशनल पार्क भी रिसेंटली ये नेशनल पार्क बना है। देखो ये 107th नेशनल पार्क बना है रिसेंटली, और यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व भी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पे, तो ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पीवीटीजी ट्राइब मिलती है। पीवीटीजी ट्राइब के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस पीवीटीजी ट्राइब का नाम है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो सॉरी, इरिंगा खारिस। ये है हिल खारियास, हिल में मिलती है। और दूसरी पीवीटीजी है मनकीर दियास, ये रोप मेकिंग स्किल है, इनके पास रोप मेकिंग स्किल होती है। ये सारे पीवीटीजी मिलती है। उसके अलावा गोंड, खोलहा, संथाल, हो, भुजिया, ये सारे ट्राइब से मिलती हैं। ठीक है, अच्छा ओके, हाँ यहाँ पे रिवर मैंने बता दिया, डियो रिवर इंपॉर्टेंट है, खेरी रिवर इंपॉर्टेंट है, सलांदी रिवर इंपॉर्टेंट है, ये वाली याद रखेगा, ये वाली बात याद रखिएगा। बाकी रिवर भी है। यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो है जोरोंडा वाटरफॉल, बरही पानी वाटरफॉल, ये दोनों वाटरफॉल भी यहाँ पर है। ईस्टर्न घाट वाले एरिया में आता है, ऑब्वियसली पता है हमें, नीलगिरी की हमने बात करी है, तो ईस्टर्न घाट वाले एरिया में आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में भी जब आप पढ़ोगे ना तो भी उड़ीसा का नाम आएगा। अगली है भूमि प्रोजेक्ट, ये कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए GS 3 में जो लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग है, उसमें ये आप इसको उस टॉपिक के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो उस टॉपिक में आप इस पॉइंट को डाल सकते हो। देखो भूमि प्रोजेक्ट क्या है, भूमि प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। जो लैंड जो रजिस्ट्री है उसको डिजिटलाइज कर दिया है भूमि नाम के ऐप ने। ठीक है, जो रजिस्ट्री है, देखो RTC मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी एंड क्रॉप्स, इसके जो भी राइट्स है उसको डिजिटलाइज कर दिया, बस इतना ही करा है। और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अगर एक जो हमारे देश का 53%, मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से काम कर रही है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है, और ये रूरल एरिया है। अब परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये पता नहीं है कि किसका लैंड कौन सा है, किसका लैंड कौन सा है। सरकार को, इंसान को तो पता ही होगा, सरकार बहुत क्लियरली से पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि सारे पेपर्स को ढूंढना, मतलब वो डॉक्यूमेंटेड तो रखे हैं, एक पन्नों में तो रखे हैं, वो फिजिकल फॉर्म में तो रखे हैं, पर कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं, खराब हो गए हैं, फंगस लग गई है, क्या हो गया है, कुछ पता नहीं है। अगर किसी आम इंसान को, अगर किसी किसान को अगर लोन लेने जाना हो तो वो लोन लेने के लिए उसे पेपर दिखाने पड़ेंगे, और वो पेपर दिखाने में जो दिक्कत आएगी उसे, वो अनप्रेसिडेंटल है। वो उसकी वजह से वो इंसान डरता है लोन लेने से, जिसकी वजह से फिर उसे साहूकारों के पास जाना पड़ता है। साहूकार हाई इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उनकी फसल खराब हो जाती है तो साहूकार के पास ज़मीन बेचनी पड़ती है। इस तरीके से फेमिनाइजेशन, वो पॉवर्टीसाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात का एक सॉल्यूशन है। अगर बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप भाई लैंड रिकॉर्ड को आप क्या डाल दो, डिजिटल डाल दो। अब किसी को भी अगर लोन लेना हो तो वो ये दिखाएगा और काम हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका में ये काम हुआ है, और इससे क्या हो जाएगा, लोन लेना इजी हो जाएगा। और इससे एक और चीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, PM किसान प्रोग्राम, या फिर कह लो हाँ चल रहा है ना सब, हाँ
या फिर ये कह लो कि जो जब रिकॉर्ड हो जाएगा जब रिकॉर्ड हो जाएगा सरकार के पास किसान का, तो पीएम किसान जो 3000 रुपीज़ मिल रहे हैं ना किसान को, वो आसानी से मिल जाएंगे, सही किसान को मिलेंगे। जिनके पास पैसा है सिर्फ उनको नहीं मिलेंगे, जो बेचारे रियल में जिनको मिलना चाहिए उनको ही मिलेंगे ये। उसके पास 20 लाख फार्मर रिसीव लोन वीवर, मतलब जो अगर आप लोन को माफ़ भी कर रहे हो तो सही किसान का लोन माफ़ हो, जिसके पास कम ज़मीन है, जिसको ज़रूरत है ज़मीन की, जिसको ज़रूरत है लोन माफ़ी की, उसको माफ़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो पाएंगी। और जैसे अभी एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो अपडेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या है, अपडेट कर रहे हैं लिस्ट को। तो जो वोट करेगा, डेमोक्रेटिक में सबसे बड़ा काम है वोटिंग करना, इलेक्शन देना, तो वो सही हो जाएगा। वैसे ही जो आप किसानों के लिए कर रहे हो, 53% पॉपुलेशन को जो आप हैंडल कर रहे हो, वो सही से हो जाए, मतलब डेटा वो जो सही हो वो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ है, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से है हमारे पास डेटा रखने वाली, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी है, उसने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है और बनाया है चीज़ों को, इसलिए, ठीक है। ट्रेनिंग करा है 18,000 से की, लीगल बैकिंग, इंटीग्रेशन वाला काम करा है, बैंक के साथ इंटीग्रेशन वाला काम करा है, तब जाके ये काम हुआ है। तो ये वाली बात बताई उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करती है। तो आज के एडिटोरियल यहाँ पे हम खत्म करते हैं, आगे जब हिंदू आएगा तब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।